और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे केरल से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा तक समंदर की वजह से जो खतरा इस वक्त वहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि तूफान ताउते आगे बढ़ता जा रहा है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरात की तरफ तूफान ताउते आज शाम या रात को समंदर के तट से टकरा सकता है। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र, गोवा, केरल, गुजरात और दूसरे राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में दोपहर बाद समंदर में हाई टाइड के आसार हैं। हालात को देखते हुए मुंबई में सी लिंक बंद कर दिया गया है, तो गोवा एयरपोर्ट भी बंद है। मछुआरों और आम लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कल गोवा पर काफी असर देखा गया। आज गुजरात के तट से दोपहर बाद या शाम के समय तूफान के टकराने के आसार हैं। गुजरात के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरों पर भी नजर डालिए। कच्छ, जूनागढ़, सूरत, अमरेली, वेरावल, अहमदाबाद, प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां यहां पर पूरी की हैं। एनडीआरएफ की टीम्स वहां पर तैनात हैं प्रभावित हिस्सों में। गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जो समंदर की सीमा से लगते हैं, वहां पर इसका असर। मछुआरों को खास तौर पर समंदर से दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि तूफान दोपहर बाद यहां पर टकरा सकता है। उसके मद्देनजर इंतजाम वहां पर पुख्ता। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी कोविड अस्पताल है, उनकी पावर कुछ इंटरप्ट नहीं हो पाई, इसलिए वहाँ पे 24/7 पावर्स थी। इसी तरह से हमारे पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम 100% काम में लगी हुई है। जो जो इनका डेथ हुई है उन्हें हम डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, डिजास्टर रिलीफ से उनको मदद दिया जाएगा। जिनका मेजर हाउस और माइनर हाउस भी डैमेज हुआ है, उनको भी डिजास्टर रिलीफ की तरफ से उनकी मदद जितनी जल्दी हो सके उन्हें मदद दी जाएगी। 800 से ज्यादा जगहों पे यानी जो मेजर रोड ब्लॉक हुआ यानी मेजर हाउसेस डैमेज में मुझे लगता है कि 100 के आसपास मेजर हाउसेस डैमेज हुए हैं। इसके सिवाय अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास माइनर हाउसेस भी डैमेज हो चुके हैं। और आपको आइए सीधे ग्राउंड पर ले चलते हैं। हमारे अलग अलग संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। गोपी घांगर गुजरात के वेरावल से हमारे साथ मौजूद हैं, मुंबई से मुस्तफा शेख हमारे साथ आ गए हैं और पणजी में मौजूद हैं इस वक्त सौरभ वक्तानिया। गोपी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करते हुए वहां पर हमें तस्वीरें भी दिखाइएगा, और क्योंकि दोपहर बाद ये तूफान टकराएगा तट से, किस तरह के इंतजाम है, अभी क्या परिस्थितियां आप ग्राउंड पर देख रही हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, आपको बता दूं कि गुजरात के 14 जिलों को अलर्ट पे रखा गया है। इस वक्त हम वेरावल में, और वेरावल का समुद्र जो है वो काफी उफान पर है। सुबह के टाइम पे जनरली यहाँ पे इतना समुद्र तूफानी नहीं होता है, लेकिन जो समुद्र है वो तूफानी है। जो भी पूरे सुबह में जो लोग यहाँ पे समुद्र के किनारे मॉर्निंग वॉक करने आए थे, उनको भी पुलिस ने यहाँ से खदेड़ दिया है। पूरा समुद्र के किनारा खाली करवा दिया गया है। साथ ही जो मछुआरे समुद्र में गए हुए थे उनको भी वापस किनारे पे आने के लिए पिछले लगातार 3 दिनों से जो कोस्ट गार्ड है वो वार्निंग इश्यू कर रहा था। जो कोविड अस्पताल है वहां पे भी खास प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, क्योंकि 14 जिले हैं, 14 जिलों के अलग अलग कोविड अस्पताल है। अगर मैं वेरावल की ही बात करूं तो वेरावल के ही अस्पताल में करीब 700 से 800 जो कोविड के पेशेंट है वो एडमिटेड है। तो वैसे में कहीं बिजली गुल होने से जो 18 पेशेंट वेंटिलेटर पर है, तो उन लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, इसके लिए वहां पे जनरेटर रखने के लिए कहा गया है। साथ ही ऑक्सीजन जो है वो 24 घंटे की सरप्लस ऑक्सीजन रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 350 से ज्यादा जो बिजली विभाग की टीमें हैं उनको भी एक्टिव रखा गया है कि कहीं पे भी अगर बिजली गुल होती है तो वो तुरंत उस बिजली को रिस्टोर कर पाए। इसके अलावा आईसीयू ऑन व्हील, जितने भी कोस्ट की जो कोविड केयर सेंटर्स है वहां पे आईसीयू ऑन व्हील को स्टैंड बाय पे रखा गया है, ताकि अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके की परेशानी हो तो मरीज को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। पोरबंदर की ही बात करूं तो पोरबंदर में आज सुबह करीब 17 जितने जो कोविड के मरीज थे उन लोगों को जूनागढ़ के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो प्रशासन तैयार है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि कम से कम नुकसान हो इस साइक्लोन का, और यही प्राथमिकता इस वक्त प्रशासन की, जिसका जिक्र गोपी कर रही है। क्योंकि देखिए, कोविड से पहले ही देश जूझ रहा है, ऐसे में तूफान का संकट। हम आपको इस वक्त मैप में भी दिखाते हैं, नक्शे में दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन से वो इलाके हैं गुजरात के जो प्रभावित है। जिस बात की जानकारी हमें गोपी भी दे रही थी कि करीब
14 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देश के जो दक्षिण पश्चिम राज्य हैं वो इस तूफान से जूझ रहे हैं। अगर आप गुजरात के ही नक्शे पर नजर डालें तो कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, वेरावल जहां गोपी अभी मौजूद थी, जूनागढ़, अमरेली, ऊना, इसके अलावा सूरत, वलसाड, नवसारी, भरूच, मोरबी, ये तमाम वो इलाके हैं जो प्रभावित हैं और यहां पर असर ज्यादा रहेगा। इसीलिए यहां पर प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत अभी ग्राउंड पर झोंक रखी है ताकि नुकसान कम से कम हो। हालांकि कोविड के काल में जब परिस्थितियां इस तरह से बिगड़ रही हैं तो ऐसे में देखना यह भी है कि कोविड को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो अस्पताल है, वहां पर पावर कट ना हो, वहां पर मरीजों के लिए सुविधाएं बरकरार रहें। महाराष्ट्र पर भी अगर आप नजर डालें तो पालघर, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, यहां पर सबसे ज्यादा असर तूफान का रहने वाला है। इससे पहले ही मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि भारी बारिश इस दौरान हो सकती है। गुजरात में भी 17 और 18 तारीख के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। 8 लोगों की वहां पर मौत हुई है। मछुआरों को समंदर में जाने से मना किया गया है। आइए सीधे चलते हैं इस वक्त मुंबई। मुस्तफा शेख वहां पर मौजूद है। मुस्तफा, हमने गुजरात का हाल देखा, लेकिन मुंबई में बारिश, इंतजाम, ग्राउंड पर क्या आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल मीनाक्षी, जैसे आप देख सकती हैं गेटवे ऑफ इंडिया पर हम मौजूद है। ये पूरी तरह से जो तूफान तौकी है ये अरेबियन सी में मुंबई की तरफ से गुजर रहा है, क्योंकि आप समंदर में अगर उफान देखेंगी और जो हवा की रफ्तार है उससे साफ तौर पर समझ में आएगा कि किस तरह से ये तूफान इस वक्त मुंबई से गुजर रहा है। और इसीलिए शायद आईएमडी ने इस तूफान को एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं क्रिटिकल बता दिया है, क्योंकि ये जो वेव्स हैं पानी का जो आप देखेंगी यही फ्रेम में अगर कंटिन्यू करें तो ये सीधा जो रास्ते तक है गेटवे ऑफ इंडिया पर पानी आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं एक अंदाजा देखने के लिए, अगर पेड़ों पे आप नजर डालेंगी तो उससे ये हवा का आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये जो विंड की स्पीड है ये मुंबई में लगातार इस वक्त बढ़ती जा रही है। पेड़ गिरने के जो हादसे हैं वो सामने आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां की गई थी कि इलेक्ट्रिसिटी ना जाए, कोविड केयर सेंटर्स में, फील्ड हॉस्पिटल में तकलीफ ना हो, लेकिन जो वेदर का इम्पैक्ट है वो आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसलिए मुंबई में अगर देखें तो ये हवा की स्पीड की वजह से कई जगह पेड़ गिर रहे हैं, कई लोगों को इंजर्ड हो गए हैं, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा है। तो आगे चलकर इस कुछ घंटों में ये तूफान का असर मुंबई में किस तरह रहता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तूफान जो है ये एक्सट्रीम सिचुएशन में बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई में जो असरात इस वक्त देखे जा रहे हैं, जिस तरह की हवा की स्पीड देखी जा रही है, ये लास्ट ईयर जब निसर्ग तूफान आया था तब भी इतनी ज्यादा हवा मुंबई में नहीं चली थी। हालांकि कई जगहों पर पेड़ काटे गए थे, लेकिन फिर भी मुंबई में ट्री कोलैप्स की इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल रात से जो तेज हवा शुरू हुई थी वो अभी तक कायम है और आने वाले कुछ घंटों में भी कायम रहेगी जब तक ये तूफान गुजरात की तरफ नहीं निकल जाता। मीनाक्षी, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी मुस्तफा, लेकिन जिस तरह से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ये वाकई इस वक्त चिंता पैदा करते हैं कि जमीन पर नुकसान कम से कम हो, ये प्राथमिकता प्रशासन की भी है। लेकिन आपको ये समझाते हैं कि तूफान किस तरह से इन राज्यों को प्रभावित कर रहा है। देश के दक्षिण पश्चिम ये राज्य हैं। अगर यहाँ पर आप मैप पर भी नजर डालें तो आपको ये पूरी तस्वीर दिखाई देगी। जो दक्षिण पश्चिम राज्य जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये चक्रवाती तूफान इस तरह से आगे बढ़ा। पहले कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और अंत में इसको गुजरात पहुंचना है। गुजरात में आशंका यह है कि आज दोपहर बाद ये तट पर टकरा सकता है। कुल मिलाकर 14 ऐसे जिले हैं गुजरात के जो हमने आपको मैप पर इससे पहले भी दिखाए, जहां पर असर सबसे ज्यादा रहने वाला है। अभी तक की जो परिस्थितियां, 8 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा जो नुकसान जमीन पर है वो अलग। पेड़ गिरने जैसी घटनाएं इस समय सबसे ज्यादा सामने आती हैं और ऐसे में लोगों के घर हो, इमारतें हैं, छतें हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और ऐसे में यही प्रशासन की इस वक्त चुनौती भी है और लोगों को आगाह किया गया है कि आप अपने घरों में रहें, समंदर के नजदीक ना जाएं, क्योंकि तेज हवाएं, तेज बारिश और समंदर की लहरों का ये जो प्रकोप है ये आम जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। एनडीआरएफ की टीम इन तमाम हिस्सों में तैनात की गई है। हमने आपको गुजरात और महाराष्ट्र से अपने संवाददाताओं से अपडेट्स दिखाए। आइए आपको हम लेकर चलते हैं गोवा। हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया वहां पर मौजूद हैं। सौरभ, हमने मैप पर भी देखा कि कैसे ये तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ा। गोवा पर तो इसका असर हालांकि कल भी देखा गया, वहां पर एयरपोर्ट अभी तक वापस रूटीन में एक्टिव नहीं हो पाया है, लेकिन आज के दिन में भी क्या तूफान का असर आप वहां पर देख रहे हैं? जी देखिए, आज तूफान का उतना असर नहीं है, लेकिन 2 दिन लगातार गोवा में तेज बारिश और जो तेज हवाएं लगातार चलती रही। अब यहां से पूरा तूफान तो निकल गया है, लेकिन अब तबाही का मंजर देखिए यहां पर किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बिजली के जो तारे हैं, उसके जो खंभे हैं वो भी पूरी तरीके से गिर चुके हैं। और ज्यादातर जो गोवा राज्य है
वहां पर बिजली भी मौजूद नहीं है। जो इंटीरियर रोड्स है, मैं आपको बता दूं, इंटीरियर रोड्स तो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। अब खतरा ये है कि कई सारे ऐसे पेड़ हैं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े खंभे हैं जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, इसलिए उनको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनडीआरएफ की टीम ने कल देर रात में ये जो नेशनल हाईवे है उसको तो क्लियर किया है, लेकिन इंटीरियर रोड्स तक अभी तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि 500 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 200 से ज्यादा घर बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। 2 लोग ने इस वक्त अभी तक इसमें जान गंवाई है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने साफ कहा है कि और 2 दिन तक अपने घरों से ना निकले क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। तो तबाही जो है साइक्लोन बिल्कुल सौरभ, हमें अपनी आप जो दिखा रहे हैं कैमरे में, यही तूफान के बाद की भी जो तस्वीर है ये वाकई इस वक्त डराती है, चिंता पैदा करती है, क्योंकि जिस तरह से बिल्डिंग्स को नुकसान हो रहा है, पेड़ गिरे हैं, बिजली के खंभों को नुकसान हुआ है। कोविड जैसे काल में जब हम पहले से ही एक संकट से जूझ रहे हैं, ये परेशानियां उसमें और संकट को बढ़ाती हैं। हमारे साथ तमाम संवाददाता बने हुए हैं। गुजरात का रुख एक बार फिर करते हैं, गोपी वहां पर मौजूद हैं। गोपी, ये बताइए, जिस तरह से तूफान अभी आज शाम तक तट से टकराएगा, उसको देखते हुए कोविड अस्पताल हैं, कोविड फैसिलिटीज हैं जो इन 14 जिलों में लगती हैं, उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मीनाक्षी, जो कोविड अस्पताल है वहां पे खास प्रिकॉशन लिए गए हैं। खास करके जो कोविड अस्पताल इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स में लगते हैं, तो उन लोगों को पहले ही ये अलर्ट कर दिया गया है। उनको ये कहा गया है कि उनको जेनसेट को तैयार रखना है और जेनसेट में इतनी बिजली रखनी है, यानी 24 घंटे के लिए जो पावर बैकअप है वो रखने के लिए कहा गया है। साथ ही जो मरीज वेंटिलेटर और आईसीयू पर है, जहां पे जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। तो वही जो क्योंकि कोविड की वजह से कई सारे मरीज आ रहे थे, वैसे में टेम्पररी स्ट्रक्चर्स भी बहुत सारे क्रिएट किए गए थे, क्योंकि अस्पतालों में लाइनें हमने दिखाई थी और कई सारे मरीज आ रहे थे लेकिन अस्पताल में बेड नहीं थे। तो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर्स भी इन जिलों में तैयार किए गए थे जहां पे मरीज को इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिल पाए। तो वो सारे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो है उसको हटाने के लिए बोल दिया गया है और उन मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए पोरबंदर की, तो पोरबंदर भी माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा, और खास करके तब जब ये जो चक्रवात है ये दीव से लेके वेरावल के बीच से गुजरेगा और वहां पे लैंडफॉल होगा। तो सबसे ज्यादा अफेक्ट जो है वो गिर सोमनाथ जिले में और जूनागढ़ जिले में होगा, क्योंकि वो उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद मोरबी में होगा। ये सारे जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो वैसे में वहां पे सभी जगह पे ठीक है, मैं गोपी लौटती हूँ आपके पास। मुंबई का भी रुख कर लेते हैं, मुस्तफा वहां पर मौजूद हैं। मुस्तफा, हाई टाइड की आशंका, आप तस्वीरें भी दिखाइए वहां पर किस तरह के हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, समंदर की लहरें, आप क्योंकि सीधे जहां पर मौजूद है वहां से दिख रहा है, तो तस्वीरें भी दिखाइए और ये बताइए कि महाराष्ट्र का और कितना हिस्सा है जो प्रभावित है। ताज होटल दिखा रहे हैं मीनाक्षी, इस वक्त आपको ताज होटल के दृश्य यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो तेज हवा चल रही है उससे आप देख पाएंगे कि कितना इम्पैक्ट यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया पर देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी तरफ समंदर में अगर आप दृश्य देखेंगे तो भी एकदम उफान पर है, पानी जो है सड़कों तक आ रहा है। तो इस वक्त मुंबई का आप कह सकते हैं कि पीक जो है वो टॉकी तूफान, तो ये देखेंगे आपके जो समंदर की जो लहरें हैं वो सीधा रोड तक आ रही है। अभी एक बड़ी लहर जो है वो तट पर आई और सीधा हमारे ऊपर ही आई है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीक जो है तूफान का वो मुंबई में शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा पानी जो है वो समंदर से आप रास्ते पर आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो खतरा है वो इस वक्त मुंबई के लिए कुछ घंटों में काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो हवा चल रही है इससे जो पुराने घर होंगे मुंबई में, ओल्ड सिटी में, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ जो फील्ड हॉस्पिटल्स खुले मैदान में बनाए गए हैं मुंबई में, उनके लिए भी एक दिक्कत का यहाँ पर एक सबब हो सकता है। लेकिन दूसरा अंदाजा यहाँ पर आप ये लगाइए कि अगर ये तूफान कई सौ किलोमीटर दूर है मुंबई से, तब उसने ये हालत कर रखी है, तो जहां पर इसका लैंडफॉल होगा इस तूफान का, वहां पर कितनी तबाही होगी इसका अंदाजा अभी से लगाना आपको मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से तेजी से मुंबई में हवा चल रही है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के दृश्य आपको दिखा रहे हैं और बाकी शहरों में भी जो मुंबई के बाकी हिस्से हैं वहां पर भी इतनी तेज हवा चल रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने के जो इंसिडेंट्स है वो सामने आ रहे हैं। तेज बारिश तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो हाई टाइड है उसकी वजह से समंदर का भी जो पानी है वो रास्ते पर आ रहा है। जुहू चौपाटी हो
गिरगांव चौपाटी हो, मुंबई में कई ऐसे तट पर लगे हुए बीचेस है जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई थी और सबको रोका गया था। वो इसीलिए रोका गया था कि अब ये जो तूफान है ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में बदलता दिख रहा है और इसके चलते जान मान को हानि हो सकती है। सारे प्रिवेंशन लिए गए थे। 2 से 3 दिन पहले से सरकार जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिवेंशन की तैयारी कर रही थी, लेकिन शायद किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि तूफान जितनी देर समंदर में रहेगा, अरेबियन सी में रहेगा, उतना ही ज्यादा एक्सट्रीम ये होता जाएगा। तो जो वेदर कंडीशन आज आपको देखने मिल रही है तौकी की वजह से मुंबई में, पिछले साल निसर्ग की जब मुंबई में वार्निंग दी गई थी तब भी इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन नहीं देखी गई थी। अब सवाल यह है तो क्या इससे कुछ नुकसान हुआ है? तो ये तूफान की पीक खत्म होने के बाद जब मुंबई में हालात सामान्य हो। देश भर में कोरोना के नए केसेस की घटती रफ्तार सुकून देने वाली खबर है, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी डरा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में नए केसेस 2,81,000 तक पहुंच गए, लेकिन 4,000 से ज्यादा लोगों की बीते 24 घंटे में भी मौत हुई है। तीन 3,78,741 लोग बीते 24 घंटे में ठीक हुए हैं कोरोना से। 2,81,386 केसेस सामने आए हैं। हालांकि आंकड़े कुछ कम होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो हालात इस वक्त हैं वो विकराल, क्योंकि शहरों से होता हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण गांवों तक पहुंच चुका है और ऐसे में नाकाफी साबित होती स्वास्थ्य सेवाएं, चाहे वो अस्पताल हों या लोगों को ऑक्सीजन से लेकर ब्लड से लेकर प्लाज्मा, तमाम ये जो सुविधाएं मिलने में दिक्कत हो रही है, ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि आंकड़े अभी भी आप देखें तो 2 लाख भी कोई कम नहीं है। हालांकि अगर बीते आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो कुछ गिरावट जरूर दिखाई देती है। दिल्ली का आंकड़ा अगर आप देखें 6,456 केसेस नए रिकॉर्ड हुए हैं बीते 24 घंटे में। 262 लोगों की मौत हुई है देश की राजधानी दिल्ली में। महाराष्ट्र में 34,379 नए केसेस, 974 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र। वो हमने केंद्र सरकार को भी लिखा हुआ है, हमने दोनों कंपनियों को भी लिखा हुआ है कि भाई आप हमें वो दीजिए, वैक्सीन दीजिए, लेकिन अभी वैक्सीन के आने का कोई इंडिकेशन नहीं है। ना संगत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में बिल्कुल असफल और अनाड़ी पने का परिचय दे दिया उसने। वैक्सीन की बिल्कुल कमी नहीं है, उसका मैनेजमेंट करना है। आप पूरे देश में किसी भी प्रदेश में ये बात नहीं सुने होंगे, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जो हमने 18 साल तक के लोगों का रखा है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मौजूद है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की एक ये नीति समझ में नहीं आई। अब 2 मुख्य रूप से जो बातें हैं वो कोरोना से लड़ने के लिए जो हमको वैक्सीन चाहिए, उसमें कमी है। उसके बारे में मैंने बताया कि वैक्सीन के डोज हमको ज़्यादा चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी टीकाकरण कर सकें। जितना जल्दी टीकाकरण करेंगे उतने जल्दी कोरोना से लड़ने हम सफल होंगे। केंद्र सरकार जो है वो कोरोना से लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है देश के भीतर अफवाह फैलाने से लेकर लोगों को भ्रमित करने की राजनीति कर रही है। मुझे याद है कि जनवरी 2021 से जब से वैक्सीन लगनी शुरू हुई और देश की बनी हुई वैक्सीन्स को लेकर इन्होंने किस किस प्रकार का दुष्प्रचार किया वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। बघेल जी जो इनके मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। कि जनवरी तक तो इनका ये रवैया था, आज इनको अपने बच्चों की चिंता हो गई। कोरोना के नए केसेस घट रहे हैं तो कोरोना को लेकर डीआरडीओ की नई दवा भी बाजार में आने वाली है। डीआरडीओ वैज्ञानिकों ने इस दवा को तैयार किया है जो पैकेट की शक्ल में होगी और इसे मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में कारगर माना गया है। इस दवा को पानी में घोलकर पिया जा सकेगा। डीआरडीओ की दवा कुछ ही देर में लॉन्च होने वाली है। कार्यक्रम के लिए ये तैयारियां भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इसे लॉन्च करेंगे। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस दवा को तैयार किया है। इससे कोरोना के मरीजों को कुछ राहत जरूर मिलेगी।
एक पैकेट की शक्ल में ये दवा होगी जिसे पानी में घोलकर पिया जा सकेगा। वायरस से प्रभावित सेल्स में जाकर ये दवा जमेगी और वायरस को बढ़ने से रोका जा सकेगा। जल्द ये दवा बाजार में उपलब्ध होगी। हालांकि कीमत कितनी होगी इसे लेकर अभी खुलासा नहीं किया गया है। अब इस कार्यक्रम का इंतजार, जब यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप अभी देख रहे हैं, दवा को लॉन्च किया जाएगा तो इस पर और जानकारी दी जाएगी कि अब इसे लेकर क्या प्लान है, किस तरह से इसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। राजनाथ सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री राजेश भूषण जी, डायरेक्टर एम्स डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, दी डिग्नेटरीज, DGHS, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस दवा पर काफी रिसर्च के बाद इसे कारगर बताया और इस्तेमाल की को मंजूरी मिली। डीआरडीओ के ऐसे ही वैज्ञानिकों से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने बात की। इसकी शुरुआत किसी छोटे से आइडिया से होती है, तो वो छोटा सा आइडिया आया कहां से और किससे आया था सर? जी, इसमें मैं एज सीनियर कोलीग ऑफ डॉक्टर अनंत भट्ट, मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अनंत भट्ट मेरे पास आए अप्रैल में, और ये हम पिछले साल 2020 में, अप्रैल 2020 जब कोरोना शुरू हुआ था, मार्च के करीब हमारे यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया था, और इन्होंने मुझसे जाहिर की ये बात कि ये इस पर हमें इमीडिएटली काम शुरू करना चाहिए। और इसमें कोई एक घंटे की बात नहीं थी, उसी क्षण से हमने ये काम शुरू कर दिया था। उसी समय से आपको ऐसी उस दवा, क्योंकि अधिकतर अगर तेजी से आपको करना है, जो कि खासियत है इस संस्थान की, तो तेजी से करना है तो उसमें सबसे बड़ी चीज रहती है कि इतनी तेजी कैसे हो। कोई सोचे कि अरे जैसे पिछले साल वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे थे कि तेज कैसे बनेगा, उसी तरीके से दवाओं को लेकर भी सवाल, आज भी आपसे कई सवाल पूछे जा रहे होंगे इस दवा को लेकर, तो इस तेजी को जरा समझा। जैसा कि चूंकि ये इतनी तेजी से फैल रहा था और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी किसी न किसी दवा पे काम करना था, तो आप जानते हैं पिछले साल सब कुछ लॉकडाउन लगा हुआ था। तो जैसे ही हम ये आइडिया लेके गए हम अपने चेयरमैन के पास, चेयरमैन ने हमें स्पेशल विमान से हैदराबाद भेजा कि इस दवा का टेस्टिंग हो सके, क्योंकि उस समय सब कुछ लॉकडाउन था, कुछ भी नहीं चल रहा था। तो स्पेशल विमान से भेजा गया और वहाँ पे हमने इस एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया। CCMB के वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और 7 दिन बाद जब हमें उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया तो हमारी खुशी की सीमा नहीं थी, क्योंकि हमारी ये हाइपोथेसिस थी कि ये मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 के अगेंस्ट काम करेगा, और उसका वैलिडेशन हो गया था उस दिन कि ये मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 के अगेंस्ट काम करेगा। तो पर ट्रायल हुआ, वो संख्या पर्याप्त है क्या? उसे लेकर अगर एक दवा के कितने ट्रायल्स होने चाहिए, कितनी संख्या लोगों की, उस पूरी चीज को, उस पूरे मानक को फॉलो किया गया? जी, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। इनफैक्ट ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम कितने पेशेंट्स पे करेंगे, ये हमें ड्रग कंट्रोलर से जो इजाज़त मिलती है, जो उनकी डायरेक्शंस होती हैं, वही किया जाता है। जाहिर है कमर्शियली प्रोड्यूस हो रहा है, डॉक्टर रेड्डीज ने अब आगे का मोर्चा संभाला है, तो कीमतें वगैरह उनके ऊपर रहती हैं, जल्दी से जल्दी ये दवा आ जाए, ये आप लोगों की कोशिश थी। अगर मैं ये समझना चाहूँ कि ये कैसी दिखती है दवा, कैसे इस्तेमाल होती है दवा, और एक आम आदमी क्या समझे कि मेरी बॉडी के अंदर अगर वो दवा जा रही है तो क्या काम कर रही है? देखिए, जैसे कि ये ग्लूकोज एनालॉग है बेसिकली, और जो सिद्धांत है वायरस का, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। तो जब ये दवा हम इसको लेते हैं तो ये ग्लूकोज की तरह ही वायरली इन्फेक्टेड सेल्स में सेलेक्टिवली बहुत ज़्यादा जाके इकट्ठा हो जाती है और वायरस के मल्टीप्लिकेशन को पूर्ण रूप से रोक देती है। तो उसकी वजह से जो भी परेशानियां वायरस उत्पन्न कर रहा है हमारे शरीर में, वो परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं, और सिम्टोमेटिक रिलीफ जिसको हम कहते हैं, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ भी बहुत जल्दी मिलने लगता है। जैसे ब्रेथलेसनेस है, फीवर है, कफ है, इन सब में बहुत तेजी से कमी आती है। जहां तक ये बात दवा दिखने की है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बेसिकली ये 10 सैशे का एक पैक होता है, और इसमें एक सैशे आता है। इस सैशे को खोल के और 1 ग्लास वाटर में इसको घोलना है, और 1 ग्लास वाटर में घोलने के बाद और पेशेंट इसको पी सकता है। तो इसकी जो प्रयोग विधि है वो बहुत ही आसान है, और इसको पेशेंट को लेना बहुत आसान है। जैसे अन्य दवाओं के साथ ये दिक्कत है कि वो IV या अन्य तरीके से दी जा सकती है, थोड़ा सा मुश्किल है उसका। उस कंपैरिजन में इस दवा का प्रयोग जो है वो बहुत आसान है। अच्छा, ये क्या 18+ के लिए ही अभी है, या आपने उससे कम एज में उसको ट्राई किया है? जी, अभी तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए वो 18+ है।
तो ये आपने पूरे बातचीत देखी जिसमें जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स जिन्होंने इसको डेवलप किया है, वो उसके बारे में जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस प्रोसीजर के तहत इसे लाया गया है। और कुछ ही देर में जो कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं, वो बताएंगे कि किस प्लान के तहत अब इसे आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। कोरोना के मरीजों पर इस दवा को कारगर पाया गया है। इसे पानी में घोलकर पिया जा सकता है। पाउडर की शक्ल में ये है, एक सैशे में दिखाई देगा। वो सैशे भी इन डॉक्टर्स ने आज तक के कैमरे पर आपको दिखाया। मई 2020 में फेज 2 ट्रायल को मंजूरी दी गई थी और इसे डॉक्टर्स का कहना है कि इसे असरदार पाया गया है। 2020 नवंबर में तीसरे फेज का ट्रायल हुआ और इसके बाद अब आज इसे लॉन्च किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम भी लगातार चल ही रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। इंतजार बस इस बात का कि जब इस दवा को लॉन्च किया जाएगा, इसको लेकर जो जानकारी दी जाएगी देशवासियों को कि कैसे ये आप तक दवा पहुंच सकती है, इसका दाम कितना होगा, इसका प्रयोग कैसे करना है, कौन से वो लोग होंगे जो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों पर और क्लैरिटी मिलेगी और स्पष्ट ये सब कुछ हो पाएगा। देश में अभी वैक्सीनेशन का जो काम है, उसमें देश के भीतर ही निर्मित कोविशील्ड कोवैक्सीन, इसके अलावा स्पुतनिक बहुत जल्द लोगों तक पहुंचने वाली है। लेकिन इस बीच अब ये DRDO 2D इस दवा का नाम बताया जा रहा है, उसे लेकर आ रहा है, जिसे एक पाउडर की शक्ल में बनाया गया है और इसे आप पानी में घोलकर पी सकते हैं। लेकिन बीते 1 साल का जो ये समय रहा जब इसे विकसित किया गया है, अब जब इसे बाजार में लाया जाएगा तो कैसे ये आम लोगों तक पहुंचेगा, इसके लिए डॉक्टर्स के स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा। Reaffirmation of our commitment from Dr. Reddy's laboratories to working on the COVID disease and also addressing to a wide range of therapeutics as well as preventive options. We are indeed very thankful to DRDO collaborating with us. It's a very important project.